अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जहाज़ पर नहीद के अलावा दूसरी अरब औरतें भी मर्दों के शाना बशाना लड़ रही थीं। हाशिम देर तक दूसरे बच्चों के साथ एक कोने में छुप कर ना बैठ सका। वो ऊपर आकर खालिद के करीब खड़ा हो गया और पूछने लगा कि हमें कितनी बार बहरी डाकुओं से मुकाबला करना पड़ेगा। खालिद ने कमान में तीर चढ़ाते हुए मुड़कर देखा। हाशिम के करीब माया देवी हैरान और शजदर खड़ी थी। उसने कहा, माया देवी, तुम हाशिम को नीचे ले जाओ। माया देवी हाशिम को उठा रही थी कि एक सनसनाता हुआ तीर आया और हाशिम के सीने में पेवस्त हो गया। माया देवी ने भागकर उसे एक कोने में लिटा दिया और तीर निकालने की कोशिश करने लगी। हाशिम एक हल्की सी और मामूली सी कपकपाहट के बाद ठंडा हो गया। माया देवी सिसकियां लेती हुई उठी, लेकिन पीछे से एक मजबूत हाथ की गिरफ्त में बेबस होकर रह गई। कौन? गंगू? उसने चांद की धीमी रोशनी में आंखें फाड़कर देखते हुए पूछा। हाँ, मैं हूँ। कालू, उठा लो इसे, अगर शोर मचाए तो गला घोंट देना। कालू माया देवी को उठाकर जहाज की पिछली तरफ एक रस्सी की सीढ़ी से उतरकर एक कश्ती में सवार हो गया। गंगू ने आगे बढ़कर खालिद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब मुकाबला करने से कुछ नहीं होगा। उनकी तादाद हमसे बहुत ज़्यादा है और अकब से भी 2 जहाज हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मेरी कश्ती जहाज के पीछे खड़ी है। मैं तुम्हें और नहीद को बचा सकता हूँ। खालिद ने बेपरवाही से जवाब दिया, हम अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन तुम नहीं जानते कि वो लोग तुम्हारी बहन के साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन मैं जहाज की तमाम औरतों को अपनी बहनें समझता हूँ। अब जयराम की दगाबाजी से मुझे किसी पर एतमाद नहीं रहा। एक तीर नहीद को लगा और वो पसली पर हाथ रखकर बैठ गई। खालिद ने आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। खालिद, तुम मेरी फिक्र ना करो। हाशिम की लाश देखकर नहीद को अपना जख्म भूल गया। उसने हाशिम को झंझोड़ा, आवाज़ें दी और इंतहाई करब की हालत में बोली, हाशिम, तुम ऊपर क्यों आए? गंगू ने बेखबरी की हालत में नहीद की पसली से तीर निकाल कर फेंक दिया और दासू से कहा कि इसे उठा लो। दासू नहीद को उठाने के लिए झुका, लेकिन खालिद ने आगे बढ़कर उसे पीछे धकेल दिया और कहा, तुम जयराम और ये सिपाही मुख्तलिफ रास्तों से आए थे, लेकिन तुम सब का मकसद एक है। जाओ, हम तुम्हें एक दफ़ा माफ़ कर चुके हैं। गंगू ने कहा, बेटा, अगर बातों के लिए वक्त होता तो मैं तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश करता, लेकिन हम पर दुश्मन का घेरा तंग हो रहा है और अगर हमने चंद लम्हात और ज़य कर दिए तो भागने के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। अफसोस, मैं तुम्हें सोचने की मोहलत भी नहीं दे सकता। बेटी, मुझे माफ़ करना। ये कहते हुए गंगू ने अचानक एक छोटा सा डंडा खालिद के सर पर दे मारा। खालिद लड़खड़ाया, लेकिन गंगू ने उठाकर उसे कंधे पर रख लिया। वासु ने नहीद को साथ लिया। हमलावर कमंदे डालकर जहाज़ों पर सवार हो रहे थे और तीरों की लड़ाई तलवारों की लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी। इस हंगामे में किसी को नहीद, खालिद और माया देवी के अगवा किए जाने का पता न चला। जब तक ये लोग कश्ती पर सवार हुए, चंद कश्तियां कब से भी जहाज़ों के करीब पहुंच चुकी थीं। गंगू और उसके साथियों ने सिंधी जबान में हू हू करके हमलावरों के दिल को शक न होने दिया और बचते बचाते जहाज़ों से एक तरफ निकल गया। गंगू के कहने पर माया देवी ने अपना दुपट्टा फाड़कर नहीद के जख्म पर पट्टी बांध दी। खालिद को अपने साथ देकर अब उसे यह भी ख्याल न था कि वो कहाँ जा रही है। गंगू पानी से कपड़ा भगो भगो कर खालिद के माथे पर रख रहा था और माया देवी को वो शख्स जो चंद्र में बेशतर एक बदतरीन दुश्मन की सूरत में नमूदार हुआ था, एक गमगुसार नजर आ रहा था। कश्ती खतरे की हदूद से दूर आ चुकी थी और माया गंगू से हम कलाम न होने का इरादा करने के बावजूद बार बार ये पूछ रही थी कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, ये कैसे बेहोश हुआ। नहीद इंतहाई रंजो मलाल की वजह से किसी से हम कलाम ना हुई। वो तशवीश की हालत में अपने भाई की तरफ देखती है और जब गंगू ये कहता कि बेटी, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे भाई को अभी होश आ जाएगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं समंदर के देवता की कसम खाता हूँ, तो नहीद खून के घूंट पीकर रह जाती है। फिर वो माया देवी से मुखातिब हुआ, माया, तुम एक राजपूत लड़की हो, राजपूत झूठी कस्में नहीं खाते। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें यह शक था कि तुम्हारा भाई इन लोगों को धोखा देगा? नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं, मैं भगवान की कसम खाती हूँ और अगर यह साबित हो गया तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, अपना गला अपने हाथों से घोंट डालूंगी। भगवान के लिए ऐसा ना कहो। माया देवी की हिचकियों ने नहीद को मुतासर किया और उसने कहा, माया, तुम इनकी बातों की परवाह न करो, मुझे तुम पर यकीन है
और अगर तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा भी किया हो तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं फिर कहती हूँ कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, उसकी रगों में एक राजपूत का खून है, वो इस कदर आसान फरामोश नहीं हो सकता। नहीद ने कहा, इस वक्त हमारा दुश्मन वो है जिसने हमें ज़बरदस्ती जहाज से उतारा है और हमें किसी नामालूम जगह पर ले जा रहा है। गंगू ने कहा, बेटी काश मैं तमाम बच्चों और औरतों को अपने साथ ला सकता, लेकिन इस कश्ती पर सिर्फ इतनी सवारियों की जगह थी। तुम नौजवान हो और मैं तुम्हें एक बेरहम दुश्मन के हाथों से बचाना चाहता हूँ, और माया देवी तुम शायद बाकी सबको बचा सको। मैं तुम्हारी आज़ादी के बदले बाकी लोगों को आज़ाद करवाना चाहता हूँ। खालिद ने होश में आकर आंखें खोली और हैरान होकर सबकी तरफ देखा। गुज़श्ता वाक़यात याद आते ही वो उठकर बैठ गया और दुखते सर पर हाथ रखते हुए बोला, हमारा जहाज़ कहाँ है? हम कहाँ जा रहे हैं? गंगू जालिम दगाबाज है, तुमने हमारे साथ ये सलूक क्यों किया? वो क्या कहेंगे? तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? गंगू ने ठंडे दिल से जवाब दिया, खालिद, ये मेरी उम्र में पहला मौका है कि मुझे किसी की गाली पर गुस्सा नहीं आया। तुम मुझे जो जी में आए कहो, लेकिन मैंने बुरा नहीं किया। मैं माया को लेने आया था, लेकिन तुम्हारी बहन को जख्मी देकर यह गवारा न कर सका कि इसे दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ दूं। खालिद ने हकारत से माया देवी की तरफ देखते हुए कहा, मैं अब समझा। जयराम ने एक तरफ से हम पर हमला करने के लिए सिपाही भेज दिए और दूसरी नज़र से तुम्हें माया देवी को लेने के लिए भेज दिया। इसका मतलब यह है कि लुटेरों के सरदार तुम न थे, जयराम था। तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन मैं तौबा कर चुका हूँ और जयराम ने तौबा नहीं की। मुमकिन है कि वो अपनी बहन की खबर सुनने के बाद तौबा करे, तो तुम हमें उसके पास नहीं ले जा रहे हो। तुम देख सकते हो कि बंदरगाह किस तरफ है और हम किस तरफ जा रहे हैं, तो तुम हमें कहाँ ले जाओगे? किसी ऐसी जगह जहाँ राजा के सिपाही ना पहुँच सकें। खालिद ने कहा, अगर तुम्हारी नीयत बुरी नहीं तो हमें अपने साथियों के पास छोड़ो। गंगू ने कहा, तुम्हारे साथी थोड़ी देर में दीबल के कैद खाने में होंगे। तुम कैद होने की बजाय कैद से बाहर रहकर उनकी ज़्यादा मदद कर सकते हो। खालिद ने कदरे पूरी उम्मीद होकर पूछा, तुम सचमुच उनकी मदद करना चाहते हो? गंगू ने जवाब दिया, बेटा मुझे तुमसे झूठ बोलने की ज़रूरत न थी। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो यकीनन इस कदर ठंडे दिल से ये गालियाँ ना सुनता। अगले दिन कश्ती दरिया सिंध के दिहाने पर पहुंच गई। गंगू को अपने साथी मछलियां पकड़ते हुए मिल गए। नाजरीन, अगले दिन कोठड़ी का दरवाज़ा खुला और पहरेदार ने जयराम को हाथ बांधकर प्रणाम किया और कहा कि आपको सरदार प्रताप राय बुलाते हैं। वो चुपके से उसके साथ हो लिया। प्रताप राय अपने दीवान खाने के बरामदे में अबनूस की एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने चांदी के एक तख्त में सरनदीप के राजा के वो तहफ पड़े हुए थे जो गुज़श्ता शाम अरबों के जहाज से लूटे गए थे। उसने जयराम को देखते ही जवाहरात के अंबार की तरफ इशारा किया और कहा, जयराम, महाराज सरनदीप के तहफ देखकर काठियावाड़ के राजा के तहफ की निस्बत ज़्यादा खुश होंगे। इनमें एक एक हीरा तुम्हारे संदूक के सारे माल से ज़्यादा कीमती है। जयराम ने उस पर कहरआलूद निगाह डाली। प्रताप राय ने कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा जर्द और तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं। मालूम होता है तुम रात भर नहीं सोए। कोठड़ी में बहुत गर्मी होगी। बंदरगाह से वापस आकर मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया, वरना तुम्हें इतनी देर वहां रखने की ज़रूरत न थी। मैंने महाराज की खिदमत में एलची भेज दिया है। चंद दिनों तक कैदियों के मुतालिक उनका हुक्म आ जाएगा। जयराम ने कहा, तो आपने उन्हें कैद कर लिया है? हाँ, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि यह राजा का हुक्म है। आपने उन्हें लड़कर कैद किया या मेज़बान बनकर? प्रताप राय ने जवाब दिया, तुम अभी बचे हो, लड़ाई में सब कुछ जारी है। मेरी बहन कहाँ है? कौन है? मेरी बहन कहाँ है? आप मुझे बनाने की कोशिश ना करें। एक राजपूत की इज्जत पर हाथ डालना इस कदर आसान नहीं है जिस कदर आप समझते हैं। मैं पहले आपके राजा का मुलाजिम था और अब मैं काठियावाड़ के राजा के सफ़ीर की हैसियत से यहाँ आया हूँ। अगर आपने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो याद रखिए, मैं काठियावाड़ से लेकर राजपूताना तक आग की दीवार खड़ी कर दूंगा और महाराज अपने हजारों सिपाहियों की जाने जाए करने की बजाय दीबल के एक मगरूर हाकिम को हमारे हवाले कर देना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। और अब हमारे मेहमान थे। मुझे अफसोस है कि वो मेरी वजह से इस मुसीबत में मुब्तला हुए। मुमकिन है कि उनके मुतालिक मेरी पुकार हिंदुस्तान के किसी गोशे में ना सुनी जाए, लेकिन उनके बाजू बहुत लंबे हैं। वो जब चाहेंगे आपका गला दबोच लेंगे।
प्रताप राय को मालूम था कि बाज़ औक़ात राजा के गलत अहकाम बजा लाने का खमियाजा एहलकारों को भुगतना पड़ता है। अरबों के मुतालिक वो अपने राजा की तरह मुतमईन था, लेकिन वो काठियावाड़ के सफ़ीर की बहन की जिम्मेदारी लेने को तैयार न था। उसने कहा, जयराम, मुझे तुम्हारी बहन के मुतालिक कोई इल्म नहीं, आप झूठ बोलते हैं। मैं उसे जहाज़ पर अरब औरतों के पास छोड़ आया था। अरब औरतें जो जहाज़ पर थीं वो सब हमारी कैद में हैं। अगर तुम्हारी बहन उनमें है तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलकर उससे माफ़ी मांगता हूँ। बहन को तलाश करने की ख्वाहिश जयराम के तमाम इरादों पर गालिब आ गई और वो प्रताप राय के साथ चल दिया। रास्ते में उसने पूछा, अरब मलाहों के साथ आपने क्या सलूक किया? प्रताप राय ने जवाब दिया, वो सब आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। औरतों और बच्चों के अलावा हम सिर्फ 5 आदमियों को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। दूसरे जहाज पर सरनदीप के इलाकों ने मामूली मजामत की, लेकिन जल्दी हथियार डाल दिए। तो इसका मतलब यह है कि आपने बेहक वक्त सरनदीप और अरब के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मैंने सिर्फ राजा के अकाम की तामील की है, और जब तक मैं इस ओहदे पर हूँ मैं ऐसे अकाम की तामील बजा लाता रहूँगा। मेरे खत के जवाब में राजा ने अगर तुम्हें बुला भेजा और तुमने उनसे कैदियों को रिहा करने की इजाज़त हासिल कर ली तो मुझे खुशी होगी। मैं खामखा की जिम्मेदारी से बच जाऊँगा। महल से निकलकर चंद कदम के फासले पर जयराम और प्रताप राय कैद खाने की 4 दीवारी में दाखिल हुए। पहरेदारों ने प्रताप राय का इशारा पाकर अरबों के कमरे का दरवाज़ा खोला। औरतों ने अपने चेहरे ढांप लिए। अरब मलाहों ने जयराम को देखते ही मुंह फेर लिए। जुबैर एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। उसने नफरत और हकारत से जयराम की तरफ देखा और अपने साथियों की तरह मुंह फेर लिया। जयराम ने प्रताप राय की तरफ देखा और कहा, मेरी बहन यहाँ नहीं है, वो कहाँ है? प्रताप राय ने एक पहरेदार को आवाज़ देकर अंदर बुलाया और उसे पूछा, क्या तमाम औरतें इसी कमरे में हैं या सरनदीप के मलाहों के कमरे में भी कोई है? नहीं महाराज, तमाम औरतें यही हैं। जयराम ने बदहवासा होकर जुबैर की तरफ देखा और टूटी फूटी अरबी में कहा, जुबैर, मेरी तरफ इस तरह ना देखो, मैं बेकसूर हूँ। तुम्हें मालूम है मेरी बहन कहाँ है? जुबैर के मुंह से अचानक एक भूखे शेर की गरज से मिलती जुलती आवाज़ निकली। तुम मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा जलील साबित हुए हो। तुम झूठ से हकीकत पर पर्दे नहीं डाल सकते, लेकिन याद रखो, अगर नहीद का बाल भी बीका हुआ तो खुदा की ज़मीन पर तुम्हें कोई ऐसा खिता नहीं मिलेगा जो हमारे इंतकाम से तुम्हें पनाह दे सके। तुमने अपनी बहन को जहाज़ पर छोड़ा था, तुम्हारी तदबीर कामयाब थी। तुमने अपने इस हलीफ को हमारा मेहमान बनाकर भेजा और मुझे जहाज़ से बुलवा लिया और ख़ुद पीछे से जहाज़ पर पहुँच कर ना मालूम किस बहाने से नहीद को कहीं ले गए। लेकिन अगर सुलह और जंग के लिए तुम लोगों के असूल यही हैं तो याद रखो कि तुम्हारे राजा के दिन गिने जा चुके हैं। प्रताप राय ने अचानक सिपाही के हाथ से कोड़ा छीन कर जुबैर के मुंह पर दे मारा और दूसरी ज़रब के लिए तैयार था कि जयराम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। प्रताप राय ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम राजा की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। जयराम ने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि मेरी बहन और उस अरब लड़की को तुमने कहाँ छुपाया है? इस सवाल ने प्रताप राय का गुस्सा ठंडा कर दिया और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, क्या यह मुमकिन नहीं कि हमारे हमले के वक्त उसे इंतकामी जज्बे के तहत जहाज से नीचे फेंक दिया गया हो? जयराम ने जवाब दिया, ये लोग दुश्मनी में शराफत को हाथ से नहीं जाने देते। मेरी बहन के साथ अरब लड़की का गायब होना यह ज़ाहिर करता है कि इस साजिश में तुम्हारे जैसे किसी आदमी का दिमाग काम कर रहा है। जुबैर ने फिर जयराम से मुखातिब होकर कहा, तुम इन बातों से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नहीद, खालिद और तुम्हारी बहन बियाक वक्त जहाज से गायब हुए हैं और वह यकीनन तुम्हारी कैद में है। मुझे तुमसे किसी नेकी की तवक्को नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि हमें सिंध के राजा के सामने पेश किया जाए, और जब तक वह हमारा फैसला नहीं करता नहीद और खालिद को हमारे साथ रखा जाए। प्रताप राय ने चौंक कर कहा, मैं अब समझा जयराम, अगर उन लड़कियों के साथ जहाज़ पर से कोई आदमी भी गायब हुआ है तो ये मामला साफ है। कल रात बंदरगाह से एक सरकारी कश्ती भी गायब हो गई है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ आओ। प्रताप राय और जयराम कैद खाने से बाहर निकलकर घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें सर पर दौड़ाते हुए बंदरगाह पर पहुंचे। बंदरगाह के पहरेदारों ने शाम के वक्त कश्ती गायब हो जाने के मुतालिक प्रताप राय के बयान की तस्दीक की और माया के मुतालिक जयराम की तशवीश बढ़ने लगी।
प्रताप राय ने चंद कश्तियां और जहाज शुमाल और मगरब के साहिल के साथ साथ देखभाल के लिए रवाना कर दिए और जयराम को तसल्ली दी कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। जयराम प्रताप राय के साथ शहर चलाया। सपेर तक अपने मकान में माया के मुतल्लिक कोई खबर ना पाकर उसने बंदरगाह पर जाने का इरादा किया, लेकिन प्रताप राय का सिपाही आया और उसे अपने साथ महल की तरफ ले गया। प्रताप राय के महल के पाए बाग में जुबेर और अली नारियल के दो दरख्तों के साथ जकड़े हुए थे। प्रताप राय, उसके चंद सिपाही और दो जलाद हाथ में कोड़े लिए उनके पास खड़े थे। अली और जुबैर की झुकी हुई गर्दनें और उरियां सीनों पर ज़रबों के निशानात ये ज़ाहिर कर रहे थे कि उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त जिस्मानी अजियत पहुंचाई जा चुकी है। एक सिपाही ने जयराम की आमद की इतला दी और प्रताप राय का इशारा पाकर जलाद जुबैर और अली पर कोड़े बरसाने लगा जलाद जुबैर और अली पर कोड़े बरसाने लगे। जुबैर एक चट्टान की तरह खड़ा था, लेकिन अली की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी और कोड़े की हर ज़रब के साथ उसके मुंह से चीखें निकल रही थीं। बहर के दरवाजे में पांव रखते ही अली की चीखों पुकार ने जयराम को मुतवज्जे किया और उसने भागकर दोनों जलादों को यके बाद दीगरे पीछे धकेल दिया और प्रताप राय की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, यह जुल्म है, यह पाप है। आपने मुझसे वादा किया था कि आपने इनका फैसला राजा पर छोड़ दिया है। प्रताप राय ने अली की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, यह लड़का सिपाहियों ने शहर से तलाश किया है। मालूम होता है कि यह तुम्हारी बहन के साथ ही जहाज पर से रिपोर्ट हुआ था और इसके बाकी साथी शहर के आसपास कहीं छुपे हुए हैं। जयराम ने आगे बढ़कर अली से पूछा, तुम कहाँ थे? मेरी बहन कहाँ है? अली ने सरापा इल्तजा बनकर उसकी तरफ देखा और फिर गर्दन झुकाई। जयराम ने कहा, अगर तुम्हें माया देवी के मुतालिक कुछ मालूम है तो बता दो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अली ने दोबारा गर्दन उठाई और चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू किया, मुझे मालूम नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे उनके मुतालिक मालूम नहीं। मैंने जहाज पर से कूदने से पहले उन्हें तलाश किया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो कैसे गायब हुए। जयराम ने पूछा, तुम शहर में कैसे पहुंचे? मैं जहाज से कूदकर समंदर के किनारे एक कश्ती में छुप गया था। आज मैं शहर पहुंचा और सिपाही मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। तुम सब जालिम हो, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया। जयराम ने जुबैर की तरफ देखा, लेकिन हैरानी, गुस्सा, नदामत और अफसोस के जज्बात के ही जान में वो उससे मुखातिब होने के लिए मौजूद अल्फाज तलाश न कर सका। उसकी आंखें एक बार उठी और झुक गईं, होंठ कपकपाए और एक दूसरे से बेबस हो गए। उसने प्रताप राय की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, आप इन्हें छोड़ दें, मुझे इन पर कोई शुबा नहीं। प्रताप राय ने कहा, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर तुम्हारी बहन जहाज पर थी तो इनको यकीनन ये इल्म होगा कि वो कहाँ है। तुम शायद अब तक मुझे मुजरम ख्याल करते हो और मैं इन लोगों की ज़बान से तुम्हें यकीन दिलाना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि तुम्हारी बहन को इन लोगों ने छुपा रखा है और अगर वो जिंदा नहीं तो इन्होंने जहाज पर हमला होने से पहले उसे समंदर में फेंक दिया होगा। अब या इन्हें अपने जुर्म का इकबाल करना पड़ेगा और या तुम्हें तसल्ली करना पड़ेगी कि तुम्हारी बहन जहाज पर थी ही नहीं और तुमने मुझे मरहूब करने के लिए यह बहाना तलाश किया था। प्रताप राय ने फिर जलादों को इशारा किया और वह जुबैर और अली पर कोड़े बरसाने लगे। जयराम चिल्लाया, ये बेकसूर हैं, यह जुल्म है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन उसकी चीखों पुकार बेअसर साबित हुई। उसने आगे बढ़कर एक जलाद के मुंह पर घोंसा रसीद किया, लेकिन प्रताप राय के इशारे से चंद सिपाहियों ने उसे पकड़कर पीछे हटा दिया। वो सिपाहियों की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। अली चीखें मारने की बजाय नीम बेहोशी की हालत में आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। जुबैर हर कोड़े की ज़रब के बाद जयराम की तरफ देखता और फिर आंखें बंद कर लेता। बिल आखिर अली के कराने की आवाज़ बंद हो गई और गर्दन उठाने और आंखें खोलने के लिए जुबैर की ताकत भी जवाब दे गई। प्रताप राय ने एक सिपाही को गर्म लोहा लाने का हुक्म दिया। जयराम फिर चिल्लाया, प्रताप, तुम जालिम हो, मुझे जो सजा चाहे दे लो, लेकिन इन पर रहम करो। प्रताप राय ने गरज कर कहा, मुझे तुम्हारी बदज़बानी की परवाह नहीं, मैं तुम्हारा फैसला महाराज पर छोड़ूंगा, लेकिन इस वक्त इनकी जान मेरे कब्जे में है। मैं इनकी आंखें निकलवा दूंगा, इनकी बोटियां नोच डालूंगा। यह नामुमकिन है कि यह जिंदा भी रहें और तुम महाराज के पास जाकर अपनी बहन के अगवा किए जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डालो। अगर तुम्हारी बहन जहाज पर से गायब होती है तो मैं ज़रूर इसका पता लगाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे इन तमाम बच्चों और औरतों के साथ यही सलूक करना पड़ा तो भी दरीग नहीं करूंगा।
सिपाही ने लोहे की सलाख प्रताप राय के हाथ में दे दी और वह जुबैर की तरफ बढ़ा। जयराम ने बुलंद आवाज में कहा, नहीं नहीं ठहरो, मेरी बहन जहाज पर ना थी, मैं अकेला आया था, मैं फकत इनकी जान बचाना चाहता था। प्रताप राय ने जवाब दिया, लेकिन मुझे क्यों कर यकीन है कि तुम राजा के सामने ऐसी कहानियां बयान करके उसे मेरे खिलाफ नहीं भड़काओगे। प्रताप, मैं वादा करता हूँ, एक राजपूत का वादा, मुझ पर एतबार करो, तुम्हें यह गवाही भी देनी पड़ेगी कि जहाज पर से कोई भी लड़की गायब नहीं हुई। अगर तुम इन्हें छोड़ दो तो मैं ये वादा करने के लिए भी तैयार हूँ। इन्हें छोड़ना ना छोड़ना राजा का काम है। मैं सिर्फ ये वादा कर सकता हूँ कि इनके साथ आइंदा कोई सख्ती नहीं की जाएगी। तुम्हें राजा के सामने ये भी मानना पड़ेगा कि तुमने इन लोगों को छुड़ाने की नीयत से मुझ पर दबाव डाला और अपनी बहन को एक बहाना बनाया था। जयराम ने शिकस्त खुर्दा सा होकर जवाब दिया, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। प्रताप राय ने लोहे की सलाख फेंकते हुए कहा, तुमने मुझे खामखा परेशान किया। नाजरीन, जुबैर ने होश में आकर आंखें खोलीं। वो अली के करीब कैद खाने में पड़ा हुआ था। जयराम ठंडे पानी की बाल्टी से रुमाल भिगो भिगो कर उसके जख्मों पर टकोर कर रहा था। एक औरत अली को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जुबैर होश में आते ही उठकर बैठ गया। जयराम ने पानी का कटोरा भरकर उसके होंठों से लगा दिया। जुबैर के दिल में एक लम्हा के लिए फिर एक बार गुस्सा और हकारत के जज्बात बेदार हुए, लेकिन जयराम की आंख में आंसू देखकर उसने पानी के चंद घोंट पी लिए। जयराम ने फकत इतना कहा, जुबैर, मुझे अफसोस है, और उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू टपक पड़े। जुबैर ने अपने चेहरे पर एक मगमूम मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जयराम, तुम मेरे लिए एक मुअम्मा हो। तुमने दीबन के हकम से साजबाज करके हमें इस हालत तक पहुंचाया। इसके बाद तुम जलादों से मेरे लिए नबरदजमा हुए, अब तुम आंसू भी बहा रहे हो। आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? जयराम के होठों से दर्द की गहराइयों में डूबती हुई आवाज निकली, जुबैर, मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी, और एक राजपूत एहसान फरामोश नहीं हो सकता। दीबल के सरदार ने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हारे जहाज पर हमला करने से पहले मुझे एक कोठड़ी में बंद कर दिया। तुम मुझसे बदजन हो, मुझे दगाबाज समझते हो, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। अगर भगवान ने मौका दिया तो मैं ये साबित कर सकूंगा। जुबैर ने कहा, अगर तुम इस साजिश में शरीक नहीं तो मैं पूछता हूँ कि नहीद और खालिद कहाँ हैं? जयराम ने जवाब दिया, अगर तुम माया के मुतालिक कुछ नहीं जानते तो मैं खालिद और नहीद के मुतालिक क्या बता सकता हूँ। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं सारी रात कोठड़ी में बंद रहा, तुम जहाज पर थे, बंदरगाह से एक कश्ती भी उस रात गायब हो चुकी है। अगर तुमने लड़ाई से पहले उन्हें कहीं भेज दिया है तो भगवान के लिए मुझसे ना छुपाओ। मुझे यकीन है कि तुमने उन्हें प्रताप राय के जालिम हाथों से बचाने की नीयत से कहीं भेजा होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि माया जिंदा है और किसी महफूज जगह पर है। मैं वादा करता हूँ कि तुम पर कोई आंच न आने दूंगा। मैं प्रताप राय को यकीन दिला चुका हूँ कि मेरी बहन मेरे साथ ना थी, वरना वो आज तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। जुबैर ने जवाब दिया, काश मैं तुम पर एतबार कर सकता। तुम दोनों नहीद को छुपाकर माया की जिम्मेदारी हमारे सर इसलिए थोप रहे हो कि हम राजा से नहीद और खालिद के मुतालिक सवाल ना कर सकें। जयराम ने कहा, मुझ पर एतबार करो, मुझे तुमसे झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को माया और नहीद के मुतालिक कोई इल्म नहीं तो ये प्रताप राय की शरारत है। आज वो मेरे सामने तुम दोनों को इसलिए सजा दे रहा था कि मैं आइंदा माया और नहीद का नाम ना लूँ। मैं ये वादा करता हूँ, और तुम नहीं जानते कि एक राजपूत भाई के लिए अपनी बहन के मुतालिक इस किस्म का वादा करना किस कदर सबर आजमा है। अगर दीबल का हकम कसूरवार है तो तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हमारी आवाज़ राजा के कानों तक पहुँच जाए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मुझे और मेरे साथियों को खालिद नहीद और तुम्हारी बहन के मुतालिक कोई इल्म नहीं। दूसरे जहाज से सरनदीप के मलाहों ने हमारे जहाज के चंद आदमियों को एक कश्ती पर सवार होते देखा था। वो कश्ती जनूब की तरफ गायब हो गई थी। अगर उन्हें उस कश्ती पर अगवा किया गया है तो मामला साफ है, कश्ती हमारे जहाज़ों से नहीं बल्कि बंदरगाह से गायब हुई है, और इस बात का इल्म बंदरगाह वालों को होना चाहिए कि वहां से कौन कश्ती लाया। जयराम ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, जुबैर, भगवान के लिए मेरी खता माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, मैं नादम हूँ। जुबैर को इन अल्फाज से ज़्यादा जयराम की पुरनाम आंखों ने मुतासर किया, और उसने जयराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जयराम, तुम जाओ, उन्हें तलाश करो,
प्रताप राय जालिम भी है और मक्कार भी है, उसे अपने दिल का हाल ना बताना, वरना तुम अपनी बहन को तलाश ना कर सकोगे। जयराम उठकर कैद खाने की कोठरी से बाहर निकल आया। उसे अफसोस था कि उसे जुबैर की बातों पर शक क्यों गुजरा। नाजरीन, 3 हफ्तों के बाद नहीद एक उजड़े हुए किले के एक कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। ब्रह्मणाबाद से 20 कोस के फासले पर एक घने जंगल में यह किला किसी जमाने में गंगू और उसके साथियों की क़यामगाह थी। चंद दिनों से गंगू और उसके साथी फिर इन पुराने खंडरों को आबाद कर चुके थे। नहीद के जख्म और बुखार से गंगू को सख्त तशवीश थी, और यही वजह थी कि उसने नहीद के शिफायाब होने तक ऐसी जगह को अपनी क़यामगाह बनाया था जो गिरदो पेश के खतरात से महफूज थी। गंगू लूट मार की कसम खा चुका था। उसे एक खास मकसद के लिए अपने साथियों के लिए घोड़ों और दूसरे साजो सामान की ज़रूरत थी। जहाज़ गर्क हो जाने के बाद उसके पास सिर्फ 4 बेशकीमत हीरे रह गए थे, जिन्हें वो हर कीमत अपने पास रखता था। वो एक गुजराती ताजर का भेष बदल कर ब्रह्मणाबाद पहुंचा। वहां पर सिर्फ 2 हीरे बेचने से उसे इस कदर रकम मिल गई जो उसके तमाम साथियों को घोड़े, तलवारें और खाने पीने का सामान मुहैया करने के लिए काफ़ी साबित हुई है। गंगू को दीबल के आसपास अगर कोई इस किस्म की जय पनाह मिल जाती है तो वो यकीनन उसे अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाता, लेकिन वहाँ कोई मौजूद जगह न होने के अलावा गंगू को यह भी यकीन था कि कैदियों को ब्रह्मणाबाद या रोड में राजा के सामने ज़रूर पेश किया जाएगा। चंद दिनों से गंगू के साथी दीबल और ब्रह्मणाबाद के दरमियान तमाम रास्तों पर पहरा दे रहे थे। गंगू की नीयत के मुतालिक खालिद के तमाम शकूक रफा हो चुके थे। माया देवी भी दिन रात नहीद की तीमारदारी करके गंगू को किसी हद तक अपनी नेक नीति का सबूत दे चुकी थी, नहीद के शुबात दूर कर चुकी थी। एक शाम मुख्तलिफ अतराफ से सिपाहियों की तमाम टोलियां वापस आ गईं, लेकिन खालिद और उसके साथी वापस न आए। नहीद नमाज मगरब के बाद अपने भाई की खैरियत के लिए दुआ कर रही थी। गंगू अपने चंद साथियों को खालिद की तलाश में रवाना करके एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर उसकी राह देख रहा था। माया किले से बाहर निकलकर घने दरख्तों में इधर उधर झांक रही थी। अचानक उसे दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। उसका दिल धड़कने लगा और वो तेजी से कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। उसका दामन एक झाड़ी के कांटों से उलझ गया। वो कांटों को अलग कर रही थी कि झाड़ियों के अकब से खालिद और दूसरे साथी नमोदार हुए। खालिद ने घोड़ा रोकते हुए पूछा, मेरी बहन कैसी है? माया ने चौंक कर जवाब दिया, वो बिल्कुल ठीक हैं। आपने बहुत देर लगाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं। ये कहकर माया फिर अपने दामन को कांटों से छुड़ाने लगी। खालिद घोड़े से उतरा। मैं घोड़ों की टाप सुनकर इस तरफ लौट आई। आज आपने बहुत देर की है। मैं बहुत परेशान थी। मैं तुम्हारी परेशानी की वजह नहीं समझ सका। अगर मैं जुबैर और दूसरे साथियों की तरह कैद में होता तो तुम्हें बहुत इत्मीनान होता, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं अब भी कैद में हूँ। मैं तुम्हारे भाई की तरह अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकता। माया के दिल पर एक चरका लगा। बहुत देर तक बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। चलो अब देर हो रही है। खालिद की आवाज़ सुनकर माया ने चौंक कर चेहरे से हाथ हटाया। वो बोली, आप जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे आखिरी बार सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। अगर मेरा भाई इस साजिश में शरीक था तो भी ये इंसाफ नहीं कि मुझे उसके पाप की सज़ा मिले। खालिद ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सज़ा नहीं देना चाहता। तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दिया जाएगा। तुम्हारा भाई भी तुमसे दूर नहीं। वो यहाँ से 4 कोस दूर दरिया के किनारे एक टीले पर पड़ाव डाले हुए है। वो राजा से इनाम हासिल करने के लिए कैदियों को ब्रह्मणाबाद ले जा रहा है। उसके साथ दीबल का हाकिम भी है। कल तक वो ब्रह्मणाबाद पहुंच जाएंगे। शायद आज ही रात तुम्हारे भाई के पास हमारा पैगाम पहुंच जाए, और अगर उसने कैदियों को छोड़ना मंजूर कर लिया तो तुम्हें उसके पास पहुंचा दिया जाएगा। मैं शुरू से इस बात का हामी न था कि तुम्हें यहाँ रखा जाए। हमारा इखलाक हमें यह इजाज़त नहीं देता कि हम एक औरत पर हाथ उठाएं। तुम इत्मीनान रखो। आपको किसने बताया कि मेरा भाई कैदियों को ले जा रहा है? क्या यह मुमकिन नहीं कि प्रताप राय के साथ वो भी एक कैदी की हैसियत में जा रहा हो? मैं आज खुद अपनी आंखों से देख आया हूँ। वो एक मुश्किल घोड़े पर सवार था। वो कैदी बैलगाड़ियों पर भी पाबंद जंजीर थे। चलो अब देर हो रही है। गंगू मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। आप जाएं, मैं अभी आती हूँ। खालिद घोड़े की बांग पकड़कर पैदल चलता हुआ किले के दरवाजे तक पहुंचा। गंगू बहर उसके इंतजार में खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, खालिद, माया को कहाँ छोड़े? खालिद ने बेपरवाही से जवाब दिया, वो आ रही है। रात हो रही है, तुम उसे साथ क्यों ना ले आए? आप ले आए। वो कहती थी कि तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ।
गंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह औरत भी अजीब मखलूक है। वो छुप छुप कर तुम्हारी राह देख सकती है, लेकिन तुम जरा उसकी तरफ मैल हुए तो वो कतरा कर भागी। खालिद ने जवाब दिया, मेरे दिल में शेरी के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। आप दीबल के काफिले की खबर सुन चुके हैं? हाँ, मैं सुन चुका हूँ। उनके साथ 200 मुसल्लह सिपाही हैं। हम मुट्ठी भर आदमियों के साथ उन पर हमला नहीं कर सकते। मैं जयराम को यहाँ लाने की तजवीज़ सोच चुका हूँ। उस लड़की की बातों में आकर नहीं जयराम के मुतालिक अपने ख्यालात बदल चुकी थी और आप भी मुतासर हो रहे हैं। गंगू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा तुम मुझसे ज़्यादा मुतासर थे। बहरहाल मुझे अब यकीन हो चुका है कि माया मासूम है और इसके बावजूद आप जयराम को माया के कत्ल की धमकी देना चाहते हैं। तुम्हारे साथियों को आज़ाद कराने की इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। लेकिन अगर जयराम ने अपने राजा की खुशी पर अपनी बहन को कुर्बान कर दिया तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर जयराम इस कदर जलील साबित हुआ तो माया जैसी लड़की को ऐसे जालिम भाई के हाथों से बचाना हमारा फ़र्ज है। वो खुद भी जयराम की बजाय तुम्हारी पनाह को तरजीह देगी। चंद दिनों तक तुम्हारी बहन सफ़र के काबिल हो जाएगी और हम तुम्हें मकरान की हदूद के अंदर पहुंचा देंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम अपने साथियों को मुसीबत में छोड़कर चले जाएं? तुम वहां जाकर उनकी ज़्यादा मदद कर सकोगे। अरबों के अलावा सरनदीप के मलाहों को भी कैद में रखे जाने की वजह गलबन यह है कि तुम्हारे जहाज़ों के लूटे जाने की खबर सिंध से बाहर ना निकले। अगर ये खबर वहां तक पहुंच गई तो तुम्हारी कौम उसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन तुम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक नहीं तंदुरुस्त नहीं होती। आपने ये नहीं बताया कि आज रात मेरे ज़िम्मे क्या काम है। गंगू ने जवाब दिया, तुम आराम करो। लेकिन माया देवी अभी तक नहीं आई। शायद वह दूसरे रास्ते कले में पहुंच गई हो। मैं अभी मालूम करता हूँ। यह कहकर खालिद भागता हुआ कले में दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद उसने वापस आकर गंगू को इतला दी कि वो अंदर नहीं पहुंची। गंगू ने कहा, तुम उसे कितनी दूर छोड़ आए थे? उन झाड़ियों के पीछे कोई 100 कदम के फासले पर। तुमने उसके साथ कोई सख्त कलामी तो नहीं की? नहीं, लेकिन उसे मेरी हर बात पर आंसू बहाने की आदत हो चुकी है। हाँ, मैं एक गलती कर चुका हूँ। वो क्या? मैंने उसे बता दिया था कि उसका भाई यहाँ से 4 कोस पर है। रात के वक्त इस जंगल को अबूर करना एक औरत का काम नहीं है। ये कहते हुए गंगू ने अपने साथियों को आवाज़ देकर बुलाया और जंगल में माया को तलाश करने का हुक्म देकर खालिद से कहा, मेरे ख्याल में वो अभी तक उस खारदार झाड़ी से बातें कर रही होगी। तुम उस तरफ जाओ, मैं दरिया की तरफ जाता हूँ। मुझे उस पर शक नहीं, लेकिन मायूसी की हालत में औरत तवक्को के खिलाफ कुछ भी कर गुजरती है। मैं जाता हूँ, कहीं दरिया के किनारे तुम्हारी कश्ती उसकी तबाही का बायस न हो। नाजरीन, अलियो सुबह कला से 4 कोस के फासले पर दरिया के किनारे प्रताप राय के सिपाही सफ़र की तैयारी कर रहे थे। जयराम दरिया में नहाकर कपड़े बदल रहा था कि पास ही एक झाड़ी के अकब से एक सनसनाता हुआ तीर आया और उसके पांव के नज़दीक ज़मीन में पेवस्त हो गया। तीर के साथ एक रुमाल बंधा हुआ था। जयराम ने इधर उधर देखने के बाद ज़मीन से तीर निकाला और उसके साथ बंधा हुआ रुमाल खोल कर देखने लगा, जिस पर कोलिए के साथ ये चंद हरूफ लिखे हुए थे, जयराम, मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तुमको भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। अगर मेरी जान बचाना चाहते हो तो गंगू के साथ चले आओ, वरना मेरी खैर नहीं। तुम्हारी बदनसीब बहन माया। जयराम ने भागते हुए झाड़ियों के करीब पहुंचकर आवाज़ दी, गंगू गंगू तुम कहाँ हो? गंगू ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ, इस तरफ। जयराम झाड़ियों में से गुजरकर उसके करीब पहुंचा। गंगू घोड़े पर सवार था। जयराम ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और बेकरार सा होकर पूछा, गंगू, माया कहाँ है? वो किस हाल में है? वो तुम्हारे पास कैसे पहुंची? गंगू ने जवाब दिया कि माया जिंदा है और मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूँ। कहो तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? मैं माया के लिए 7 समंदर अबूर करने के लिए तैयार हूँ। भगवान के लिए बताओ वो कहाँ है? वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तुम मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ। अगर ज़्यादा दूर हो तो मैं अपना घोड़ा ले आऊँ। तुम अपना घोड़ा ला सकते हो, लेकिन अगर तुमने फिर कोई चालाकी की तो याद रखो माया को भी नहीं देख सकोगे। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। जयराम ये कहकर टीले की तरफ भागा। गंगू एहतियात के तौर पर उस जगह से हटकर घने दरख्तों की आड़ में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जयराम ने झाड़ी के करीब पहुंचकर घोड़ा रोका और गंगू को वहां न पाकर आवाज़ दी,
गंगू ने मुतमईन होकर उसे अपने पास बुला लिया। गंगू के साथ चलने से पहले जयराम ने उसे कई सवालात पूछे, लेकिन गंगू ने सिर्फ यह जवाब दिया कि माया के पास पहुंचकर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद गंगू के 10 और मुसल्ला साथी झाड़ियों की आड़ से निकलकर उनके साथ शामिल हो गए। जयराम को गंगू की नीयत पर शुबा हुआ और उसने घोड़े को रोकते हुए पूछा, गंगू ये क्या? लेकिन इससे पहले कि गंगू कोई जवाब देता, उसके साथियों ने जयराम को चारों तरफ घेर लिया। तवक्को के खिलाफ जयराम ने कोई मुदाफत न की और उसने खुद ही अपनी तलवार, कमान और तुरकश उतार कर उनके हवाले कर दिए। गंगू, मैंने तुमसे कोई वादा खिलाफी नहीं की, तुम जहाँ कहो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जो शख्स जुबैर जैसे मोहसन के साथ दगा कर सकता है, मुझे उसकी किसी बात पर एतबार नहीं आ सकता। तुम्हारी खैर इसी में है कि आंखें बंद करके मेरे साथ चलते रहो। कला 4 कोस से ज़्यादा दूर न था, लेकिन गंगू ने मसलियतन तवील और दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार किया। किले के सामने पहुंचकर सवार घोड़ों से उतरे। जयराम को खालिद किले से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वो उसकी तरफ हाथ फैलाकर आगे बढ़ा। खालिद, तुम भी यहाँ हो? तुम्हारी बहन कहाँ है? खालिद ने हकारत से उसकी तरफ देखा और जवाब देने की बजाय कतरा कर गंगू के पास आ खड़ा हुआ। जयराम के दिल पर चरका लगा। उसने बेचारगी और बेबसी की हालत में चारों तरफ देखा। उसकी निगाहें फिर एक बार खालिद के चेहरे पर जम गईं। खालिद ने मुंह फेर लिया। जयराम ने इंतहाई करब की हालत में कहा, खालिद, मुझे मालूम नहीं मैं तुम सब की नज़रों में इस कदर हकीर क्यों हो गया हूँ। मैं बेकसूर हूँ, मेरे साथ इस तरह पेश ना हो। माया कहाँ है? पीछे से आवाज़ आई कि मैं यहाँ हूँ। जयराम ने चौंक कर पीछे देखा। माया चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। माया, माया मेरी बहन है, मेरी नन्ही बहन है। वो ये कहकर माया की तरफ बढ़ा, लेकिन वो पीछे हटते हुए चिल्लाई, जालिम कमीने, दगाबाज, मुझे हाथ न लगाओ। तुमने एक राजपूत बाप के खून और एक राजपूत माँ के दूध की लाज नहीं रखी। तुम मेरे कुछ नहीं लगते। तुम्हारा दामन अपने मौसनों के खून से दागदार है। अगर कोई जयराम का सीना खंजर से छलनी कर डालता तो भी शायद उसे इस कदर तकलीफ न होती। उसके दिल में गुस्से की आग के शोले भड़के और गम के आंसुओं से बुझ गए। उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा। गंगू के चेहरे पर एक हकारत अमेज तबस्सुम देखकर उसका मनजमद खून खोलने लगा। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचता और होंठ चबाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। जलील डाकू, इन सब बातों का जिम्मेदार तुम हो। तुमने इन सब को मेरे खिलाफ किया है। पेशतर इसके के गंगू के हाथ मदाफत के लिए उठते। जयराम ने अचानक 2 मुक्के उसके मुंह पर दे मारे। गंगू अपने गाल से हिलाता हुआ पीछे हटा। खालिद ने आगे बढ़ते हुए एक मुक्का जयराम के मुंह पर मारा। जयराम ने खालिद के हाथ की ज़रब मुंह से ज़्यादा दिल पर महसूस की और फिर भर रही हुई आवाज़ में कहा, खालिद, तुम? गंगू के साथियों की तलवारें नियमों से बाहर निकली, लेकिन उसने उन्हें इशारे से मना किया और जयराम की तरफ देखते हुए कहा, अब बताओ, तुम अपनी बहन की जान बचाने के लिए जुबैर के साथियों को कैद से छुड़ाने के लिए तैयार हो? जयराम ने जख्म खोरदा सा होकर जवाब दिया, तो क्या तुम भी जुबैर की तरह यह समझते हो कि मैं प्रताप राय की साजिश में शरीक था? गंगू ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम यह समझते हैं कि प्रताप राय तुम्हारी साजिश में शरीक था। तुमने उसे सरनदीप के हाथियों और जवाहरात का लालच देकर जहाज लूटने के लिए आमादा किया। भगवान जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। गंगू ने जवाब दिया, इस वक्त हमारा काम तुम्हारी बेगुनाही पर बहस करना नहीं है। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि तुम अपनी बहन के लिए उन बेगुनाह कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं। जयराम ने जवाब दिया, काश उन्हें छोड़ना मेरे बस में होता। वो इस वक्त 200 सिपाहियों के पहरे में बरहमानाबाद जा रहे हैं और मैं अकेला उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो तुम हमें यह बताना चाहते हो कि तुम्हारे अपने सिपाही तुम्हारा कहा नहीं मानते? काश वो मेरे सिपाही होते। कैदियों पर प्रताप राय का पहरा इस कदर संगीन है कि मैं उनके साथ बातचीत भी नहीं कर सकता। उसे यकीन हो चुका है कि मैं उनका तरफदार हूँ। गंगू ने अपने चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम्हारी तरफदारी का शुक्रिया। अब मेरे सवाल का जवाब दो, तुम उन्हें छुड़ाने के लिए तैयार हो या नहीं? भगवान के लिए मुझ पर एतबार करो, जब तक उनका मामला राजा के सामने पेश नहीं किया जाता मैं बेबस हूँ। मुझे यकीन है कि राजा उन्हें कैद में रखकर अरबों से लड़ाई मोल लेने की जरूरत नहीं करेगा। गंगू ने कहा, प्रताप राय तुम्हारा दोस्त है। अगर उसके पास तुम्हारा खत पहुंच जाए कि तुम हमारी कैद में हो, तो क्या फिर भी वो उन्हें रिहा नहीं करेगा? तुम ये खत लिख दो
اور ہم اسے برہمن آباد پہنچنے سے پہلے تمہارا یہ خط پہنچا دیں گے۔ جے رام نے جواب دیا، وہ لومڑی سے زیادہ مکار اور بھیڑیے سے زیادہ ظالم ہے۔ مجھے اپنی سرگزشت بیان کرنے کا موقع دو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بھگوان کے لیے میری بات مانو، پرتاپ رائے کو میری جان بچانے سے زیادہ خالد اور اگر نہید بھی یہاں ہے تو ان دونوں کی تلاش ہوگی۔ جس طرح مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم یہاں کیسے پہنچے، اس طرح تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ دیبل کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ گنگو اور اس کے ساتھیوں کو متوجہ دیکھ کر جے رام نے بندرگاہ سے رخصت ہونے سے لے کر قید خانے میں زبیر سے ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کیے، اور اختتام پر گنگو اور خالد کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو میں ہر سزا خوشی سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گنگو نے کہا، تو اب تم راجا کے پاس قیدیوں کی سفارش کے لیے جا رہے ہو؟ آپ کو اب بھی یقین نہیں آیا؟ اپنی بہن سے پوچھ لو، اگر اسے تمہاری باتوں پر اعتبار آ گیا ہو تو ہم بھی تم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر گنگو مایا سے مخاطب ہوا، ہم تمہارے بھائی کا فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں۔ جے رام مایا کی طرف متوجہ ہوا۔ مایا کے لیے یہ گھڑی صبر آزما تھی۔ بھائی کی سرگزشت سننے کے بعد اس کے دل میں ایک دو عمل شروع ہو چکا تھا، تاہم وہ اس کے متعلق اپنے خیالات فوراً بدلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران میں اسے گنگو کے یہ الفاظ یاد ہے، اس کی صورت دیکھ کر تمہارا دل پسیج تو نہ جائے گا، ممکن ہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں انصاف کی تلوار دے دوں۔ مایا نے گنگو کی طرف دیکھا، اس کی نگاہیں کہہ رہی تھیں، میں انصاف کی تلوار تمہارے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب تم اپنا وعدہ یاد کرو۔ جے رام نے مایا کے تذبذب سے پریشان ہو کر کہا، مایا تمہیں بھی اب مجھ پر اعتبار نہیں آتا؟ اس نے جواب دیا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے ان لوگوں کے انتقام کے خوف سے یہ قصہ نہیں سنایا؟ جے رام نے درد بھری آواز میں کہا، مایا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں بزدل ہوں، موت کے خوف سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ بھگوان کے لیے مجھے دوسروں کے سامنے شرمسار نہ کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا تو یہ میرا خنجر لو اور میرا دل چیر کر دیکھ لو، میرا لہو ابھی تک سرخ یا سفید ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جے رام نے اپنا خنجر مایا کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنا سینہ اس کے سامنے تان کر بولا۔ مایا نے جذبات کی شدت میں غیر شعوری طور پر اپنا ہاتھ جس میں خنجر تھا بلند کیا۔ جے رام کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ خالد نے کب کبھی لی۔ مایا نے عزم ہمت کے اس پیکر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ خالد چلایا، تمہارا بھائی معصوم ہے مایا۔ مایا کے کانپتے ہوئے ہاتھ سے خنجر گر پڑا، آنکھوں میں آنسو امڑ گئے اور وہ بے اختیار جے رام سے لپٹ کر ہچکیاں لینے لگی۔ بھیا مجھے معاف کر دو۔ جے رام اس کے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہا تھا، میری بہن، میری ننھی مایا۔ بہن اور بھائی ایک دوسرے سے علیحدہ کھڑے ہو گئے۔ جے رام نے خالد کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جے رام مجھے معاف کرنا، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جے رام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے ہنگامی جوش میں آپ کے منہ پر مکہ رسید کر دیا تھا، اب آپ یہ وصول کر سکتے ہیں۔ جے رام نے کہا، نہیں، اب یہ قصہ نہ چھیڑو، ورنہ تمہیں ایک مکہ مار کر مجھے گنگو سے دو وصول کرنے پڑیں گے۔ گنگو اپنی زندگی میں کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوا تھا، وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ جے رام نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، گنگو، اگر تم خلوص دل سے زبیر اور اس کے ساتھیوں کو چھڑانا چاہتے ہو تو یہ معاملہ چند دن کے لیے مجھ پر چھوڑ دو۔ مجھے امید ہے کہ راجا صحیح خطرات سے باخبر ہو کر انہیں قید میں رکھنے کی جرات نہیں کرے گا، اور اگر اس نے میری بات نہ سنی تو میں تمہارے پاس چلا آؤں گا اور پھر ہم کوئی اور تدبیر سوچیں گے۔ لیکن خالد کی بہن کہاں ہے؟ گنگو نے جواب دیا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ جہاز پر زخمی ہو گئی تھی، اب وہ کیسی ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں خالد بولا، اب وہ پہلے سے اچھی ہے، لیکن زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوا۔ میں مایا دیوی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اس کی تیمارداری میں بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ گنگو نے کہا، جے رام، اگر پرتاپ رائے نے راجا کے حکم سے جہاز لوٹے ہیں تو مجھے یقین نہیں کہ وہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ میرے خیال میں وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ یہ خبر سندھ سے باہر نہ نکلے۔ برہمن آباد میں ایسے قید خانے ہیں جہاں سے صرف موت کی صورت میں انسان باہر نکلتے ہیں۔ اس خبر کو مکران یا بصرہ تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ان کی حکومت نے مداخلت کی
तो राजा यकीनन कैदियों को छोड़ देगा। जयराम ने कहा, अगर खालिद जाना चाहे तो मैं इसे सरहद के पार पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। गंगू ने जवाब दिया, खालिद को मैं भी सरहद के पार पहुंचा सकता हूँ, लेकिन जब तक इसकी बहन तंदुरुस्त नहीं होती इसके लिए जाना मुमकिन नहीं। इसके अलावा अरबों की फौजें इस वक्त तुर्किस्तान और अफ्रीका में लड़ रही हैं। मुमकिन है कि वो सिपाहियों की किल्लत के पेश नज़र सिंध के साथ बिगाड़ पसंद न करें। खालिद का ख्याल है कि अगर जुबैर किसी तरह रिहा हो जाए तो ये मुहिम उसके लिए बहुत आसान होगी। वो बसरा और दमिश्क के हर बासर आदमी को जानता है। जयराम ने कहा, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी जान पर खेल कर भी जुबैर को कैद से निकालने की कोशिश करूँगा। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं माया से चंद बातें पूछना चाहता हूँ। गंगू का इशारा पाकर उसके साथी वहाँ से खिसक गए। गंगू ने एक तरफ होकर खालिद से कहा, तुम नहीद के पास जाओ और अगर वो कैदियों को कोई पैगाम भेजना चाहती हो तो पूछो। नाजरीन, खालिद अंदर दाखिल हुआ तो नहीद दरवाजे की आड़ में खड़ी थी। उसने कहा, मैं ये बातें सुन चुकी हूँ, लेकिन मुझे डर है कि जिस तरह अब्बा जान के मामले में हुकूमत सिंध ने मकरान के गवर्नर को टाल दिया था, उसी तरह यह मामला भी रफा दफा हो जाएगा। मैंने सुना है कि बसरा का हाकिम बहुत जाबर है, लेकिन सिंध की तरफ मुतवज्जे न होने के लिए उसके पास माकूल बहाना है। अरब की तमाम अफवाज एशिया और अफ्रीका में बरसरे बेकार हैं। खालिद ने परेशान होकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं खुदा की रहमत से मायूस नहीं, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। नहीद ने कहा, मैंने एक तजवीज़ सोची है। मैं बसरा के हाकिम को ख़त लिखती हूँ। अगर जयराम जुबैर को रिहा करवा सके तो उसे कहो कि यह ख़त उसके हवाले कर दे। अगर बिलफर्ज मेरा ख़त हाकिम बसरा को मुतासर न कर सका तो बसरा के अवाम इससे ज़रूर मुतासर होंगे। मैं ख्वाब में मुसलमानों को कैद खाने के दरवाजे तोड़ते हुए देख चुकी हूँ। मुझे अपने ख्वाब के सही होने का यकीन है। तो तुम अंदर जाकर ख़त लिखो, लेकिन किस चीज़ पर लिखोगी? हाँ, ये लो मेरा रुमाल। खालिद ने अपनी जेब में हाथ डालकर नहीद को रुमाल दिया और वापस मुड़ते हुए कहा, तुम ख़त लिखो, मैं इतनी देर में जयराम को रोकता हूँ। बहर माया अपने भाई को आप बीती सुना रही थी। इख्तिताम पर जयराम ने पूछा, माया, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं? नहीं, उसने जवाब दिया। गंगू मुझे अपनी बेटी समझता है, नहीद मुझे अपनी छोटी बहन ख्याल करती है। गंगू और खालिद कुछ फासले पर आपस में बातें कर रहे थे। जयराम ने उन्हें आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया और फिर इशारे से अपने पास बुला लिया। जब करीब पहुंचे तो उसने कहा, मुमकिन है कि मुझे भी जुबैर के साथ फरार होना पड़े और मैं हमेशा के लिए आपके साथ आ मिलूँ। मुझे अब देर हो रही है। मुमकिन है कि राजा प्रताप राय के शहर में पहुंचते ही हमें मुलाकात के लिए बुलाए। मेरा गैर हाजिर होना ठीक नहीं। खालिद ने कहा, आप ज़रा ठहरिए, नहीद एक ख़त लिख रही है। आप ये ख़त ज़ुबैर को आज़ाद करवाने के बाद उसके हवाले कर दें, तो जल्दी से वो ख़त ले आओ। मुझे बहुत देर हो गई है। वो ब्रह्मणाबाद के करीब पहुंच चुके होंगे। गंगू ने कहा, तुम फिक्र न करो, हम उनसे पहले तुम्हें एक आसान रास्ते से ब्रह्मणाबाद पहुंचा देंगे। जयराम ने कहा, मैं फ़कत आपका एक साथी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन यह ज़रूरी है कि ब्रह्मणाबाद में उसे कोई न पहचानता हो। अगर कोई नाजुक वक्त आया तो मैं उसे आपके पास इतला देने के लिए रवाना कर दूंगा। गंगू ने कहा, आप वासु को ले जाएं। दोपहर के वक्त जयराम वासु की रहनुमाई में जंगल अबूर कर रहा था। ब्रह्मणाबाद से एक कोस के फासले पर जयराम को अपना काफिला दिखाई दिया। उसने दासू के साथ काफिले में शरीक होना खिलाफ मसला समझते हुए अपना रास्ता तब्दील कर दिया और दूसरे दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ। ब्रह्मणाबाद में नारायण दास नामी एक नौजवान उसका पुराना दोस्त था। जयराम ने दासू को उसके घर ठहरा कर शाही मेहमान खाने का रुख किया। थोड़ी देर बाद प्रताप राय सिपाहियों और कैदियों समेत वहां पहुंच गया। उसने जयराम को देखते ही कहा, मुझसे तुमने शिकार का बहाना क्यों किया? तुमने साफ ये क्यों ना बताया कि तुम मुझसे पहले महाराज से मिलना चाहते थे? अब बताओ, तुम्हारी बहन की कहानी सुनने के बाद महाराज ने क्या कहा? मैं अभी तक महाराज से नहीं मिला और ना मेरी यह नियत थी। प्रताप राय ने मुतमईन होकर कहा, जयराम, मेरा ख्याल है कि अपनी बहन के गायब हो जाने के मुतालिक तुमने झूठ नहीं कहा था। मैं अरबों के अलावा सरहदीप के कैदियों से भी पूछ चुका हूँ। वो सब तुम्हारे पहले बयान की तस्दीक करते हैं। अगर उन्होंने राजा से शिकायत की कि तुम्हारी बहन के अलावा एक मुसलमान लड़की भी जहाज से गायब हुई है तो मुमकिन है कि राजा मुझे इस बात का जिम्मेदार ठहराए। मैं राजा के सामने भी यह कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरी बहन जहाज़ पर नहीं थी
اور مسلمان لڑکی کے غائب ہو جانے کا واقعہ بھی صحیح نہیں ہے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے راجا کے ایک سپاہی نے جے رام کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو بلاتے ہیں۔ جے رام کاٹھیا وار کے راجا کے تحائف کا صندوق اٹھوا کر راجا کے محل میں پہنچا۔ پہرے دار اسے محل کے ایک کمرے میں لے گئے۔ راجا دار سنگ مرمر کے چبوترے کے اوپر سونے کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پرتاپ رائے کے علاوہ دیبل کا حاکم اعلیٰ اور سیناپتی اودھے سنگھ اور اس کا نوجوان بیٹا بھیم سنگھ جو اروڑ سے راجا کے ساتھ آئے تھے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جے رام نے راجا کو 3 بار جھک کر پرنام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ 2 سپاہیوں نے ابنوز کا صندوق راجا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جے رام نے راجا کے حکم سے صندوق کھولا۔ راجا نے جواہرات پر ایک سرسری نگاہ ڈالی، پھر پرتاپ رائے کی طرف دیکھا اور جے رام سے سوال کیا، ہم نے سنا ہے کہ تم عربوں کی حمایت کرنا چاہتے ہو۔ تم نے ہمارے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ ہم عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تم نے ہمارے وفادار پرتاپ رائے پر تہمت لگانے کے لیے ایک عرب لڑکی اور اپنی بہن کو کہیں چھپا دیا ہے۔ جے رام نے جواب دیا، ان داتا، مجھے یہ یقین نہ تھا کہ پرتاپ رائے نے آپ کے حکم سے ان جہازوں کو لوٹا تھا۔ ان کا دیبل میں ٹھہرنے کا ارادہ نہ تھا۔ انہوں نے مجھے راستے میں بحری ڈاکوں سے چھڑایا تھا۔ میں دیبل میں انہیں اپنے مہمان بنا کر لایا تھا، اور اپنے مہمانوں کی رکشا ایک راجپوت کا دھرم ہے۔ عرب لڑکی کی اور اپنی بہن کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جب جہاز لوٹے جا رہے تھے میں ایک کوٹھڑی میں بند تھا۔ تم نے پرتاپ رائے سے یہ کہا تھا کہ تم نے عربوں کو اس کی قید سے چھڑانے کے لیے یہ بہانہ تراشا تھا۔ ان داتا، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن راجا نے سخت لہجے میں کہا، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ اگر عربوں نے شکایت کی کہ جہاز پر سے ان کی ایک لڑکی غائب ہوئی ہے تو تمہیں اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا۔ مہاراج، اگر عرب مجھ پر یہ شبہ ظاہر کریں کہ لڑکی کو میں نے اغوا کیا ہے تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تمہاری چال اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر عربوں نے تمہیں قصوروار نہ ٹھہرایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے ان کی مرضی سے لڑکی کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں جن سے انہیں سچ بولنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ان داتا، اگر آپ مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں تو جو سزا جی میں آئے دے لیں، لیکن عربوں کے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہو چکی ہے، تو تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہو۔ وہ آپ کے دشمن نہیں، وہ سندھ کو عرب کا ایک پرامن ہمسایہ خیال کرتے تھے، ورنہ وہ دیبل کے قریب سے بھی نہ گزرتے۔ اگر وہ نیک نیت نہ ہوتے تو جواہرات کا یہ صندوق جو میں مہاراجہ کاٹھیا وار کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ تک نہ پہنچتا۔ راجا نے کہا، کاٹھیا وار کے جواہرات سرندیپ کے جواہرات کے مقابلے میں پتھر معلوم ہوتے ہیں۔ مہاراج، میں جوہری نہیں، ایک سپاہی ہوں، میں پتھروں کو نہیں پہچانتا، لیکن آپ کے دوست اور دشمن کو پہچانتا ہوں۔ آپ نے عرب جیسی طاقتور ہمسایہ سلطنت کے جہاز لوٹ کر جو کچھ کیا ہے وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ راجا دار کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، ڈرپوک گیدڑ، تمہاری رگوں میں رجپوت کا خون نہیں، میرے ملک میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ پرتاپ رائے سے لے جاؤ، ہم کل اس کی سزا کا فیصلہ کریں گے۔ عربوں کے سرغنہ کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ پرتاپ رائے نے سپاہیوں کو آواز دی اور 8 آدمی ننگی تلواریں لیے موجود ہوئے۔ پرتاپ رائے نے جے رام کو چلنے کا اشارہ کیا۔ جے رام ننگی تلواروں کے پہرے میں پرتاپ رائے کے آگے چل دیا۔ اودھے سنگھ جے رام کی تقریر کے دوران یہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک سرفراہ نوجوان اس کے اپنے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس نے کہا، ان داتا، اگر مجھے اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ راجا نے جواب دیا، تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اسے ایسی سزا دیں گے جو برہمن آباد کے لوگوں کو دیر تک نہ بھولے۔ اودھے سنگھ نے کہا، لیکن مہاراج، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے نیک نیتی سے کہا ہے۔ ہمیں چند ہاتھیوں اور جواہرات کے لیے عربوں کے ساتھ دشمنی مول نہیں لینی چاہیے۔ ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن عرب نہایت سخت جان دشمن ہیں۔ راجا نے کہا، اودھے سنگھ، ایک گیدڑ کی چیخیں سن کر تم بھی گیدڑ بن گئے۔ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اور جو کی روکھی سوکھی روٹی کھانے والے ہمارے مقابلے کی جرات کریں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اونٹوں پر چڑھ کر ہمارے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے؟ ان داتا، برا نہ منیے، ان کے اونٹ ایران کے ہاتھیوں کو شکست دے چکے ہیں۔ راجا نے غصے میں آ کر کہا، اودھے سنگھ، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم عربوں کے متعلق سنی سنائی باتوں سے مرعوب ہو جاؤ گے۔
ہم عرب کی ساری آبادی سے زیادہ سپاہی میدان میں لا سکتے ہیں۔ راجپوتانہ کے تمام راجہ ہمارے اشارے پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج مجھے ان کا خوف نہیں، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سوئے ہوئے فتنے کو جگانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دوسروں کی مدد کے بھروسے پر ایک طاقتور دشمن سے لڑائی مول لینا ٹھیک نہیں۔ مہاراج، ایسے دشمن کا کوئی علاج نہیں جو موت سے نہ ڈرتا ہو۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہ ہو تو آپ قیدیوں میں سے ایک عرب کو لا کر اس کا امتحان لے لیں۔ تلواریں ان کے لیے کھلونا ہیں۔ راجا نے اودے سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں بھیم سنگھ، تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے سپاہی عربوں کے مقابلے میں کمزور ہیں؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، پتا جی عربوں کے ساتھ پرامن رہنے میں بھلے ہی سمجھتے ہیں، ورنہ ہم نے بھی تلواروں کے سائے میں پرورش پائی ہے۔ اگر عرب موت سے نہیں ڈرتے تو ہمیں مارنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ راجا نے کہا، شاباش، دیکھا اودے سنگھ، تمہارا بیٹا تم سے بہادر ہے۔ اودے سنگھ نے جواب دیا، مہاراج کے منہ سے یہ سن کر مجھے خوش ہو جانا چاہیے، لیکن سیناپتی کے فرائض کا احساس مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں مہاراج کے سامنے آنے والے خطرات کو پیش کروں۔ بھیم سنگھ ابھی بچہ ہے، اس نے عربوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں مکران کی جنگ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ عام عرب سپاہی ہمارے بڑے سے بڑے پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مکران پر عربوں نے کل 600 سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا اور راجا کے 4000 سپاہیوں کو تنکوں کی طرح بہا لے گئے تھے۔ راجا نے تلخ لہجے میں کہا، تم میرے سیناپتی ہو، وزیر نہیں، اور میں ان معاملات میں تمہاری سمجھ سے کام نہیں لینا چاہتا۔ اگر بڑھاپے میں تمہاری ہمت جواب دے چکی ہے تو تمہیں اس عہدہ سے سبک دوش کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا، مہاراج، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے اتنی باتیں کرنے کی جرات اس لیے کی ہے کہ ابھی تک آپ نے عرب کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا۔ اگر آپ اعلان جنگ کر چکے ہوں تو میرا فرض ہے کہ آپ کی فتح کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ راجا نے قدرے مطمئن ہو کر کہا، اب تم ایک راجپوت کی طرح بول رہے ہو، لیکن جے رام عربوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ایک عرب نوجوان کی دوستی کا دم بھرتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اور اسے تلوار کے مقابلے میں مغلوب کر لے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ راجا نے اس کے بعد مجلس برخاست کی اور اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ناظرین، اگلے دن راجہ دہر نے برہمن آباد کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں دربار منعقد کیا۔ سندھ کے دارالحکومت ارور سے اس کا وزیر بھی برہمن آباد پہنچ چکا تھا۔ وزیر، سیناپتی اور برہمن آباد کے عمراء حسب مراتب تخت کے قریب کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ وزیر اور سیناپتی کے بعد تیسری کرسی، جس پر پہلے برہمن آباد کا گورنر بیٹھتا تھا، اب دیوبل کے گورنر کو دی گئی تھی، اور برہمن آباد کا گورنر راجہ سے چند بلش دور ہو جانے پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے راجہ اور اس کے درمیان پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ راجہ کے بائیں ہاتھ 5ویں کرسی پر بھیم سنگھ براجمان تھا۔ باقی عمراء بائیں طرف دوسری قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کرسیوں کے پیچھے 15-20 عہدیدار دائیں بائیں 2 قطاروں میں کھڑے تھے۔ تخت پر راجہ کے دائیں اور بائیں 2 رانیاں رونق افروز تھیں۔ ایک حسین و جمیل لڑکی راجہ کے پیچھے سرئی اور جام لیے کھڑی تھی۔ درباری شاعر نے مترنم آواز میں راجہ کی تعریف میں چند شعر پڑھے۔ اس کے بعد کچھ دیر رقص و سرور کی محفل گرم رہی۔ راجہ نے شراب کے چند جام پیے اور قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی زبیر کو پابند زنجیر دربار میں لے آئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جے رام داخل ہوا۔ زبیر کی طرح اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں نہ تھیں، لیکن اس کے آگے پیچھے ننگی تلواروں کا پہرا زبیر کو یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی حالت اس سے مختلف نہیں۔ راجہ نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا، یہ ہماری زبان جانتا ہے۔ اس نے اٹھ کر جواب دیا، مہاراج، یہ اجنبی زبانیں سیکھنے میں بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ راجہ نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ زبیر، اس نے جواب دیا۔ راجہ نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تم ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین تھے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیبل کی بندرگاہ پر ہمارے جہاز کیوں لوٹے گئے اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ راجہ نے قدرے بے چین ہو کر جواب دیا، نوجوان، ہم پہلے سن چکے ہیں کہ عربوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، لیکن تمہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خاطر ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے۔ زبیر نے کہا، ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، اگر آپ کو اس کا علم نہیں تو یہ اور بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دیبل کے گورنر نے بغیر کسی وجہ سے ہم پر دست درازی کی۔ اگر آپ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو تو ہم اسے دور کرنے کے لیے تیار ہیں،
لیکن اگر سندھ کی طرف سے یہ قدم ہماری غیرت کا امتحان لینے کی نیت سے اٹھایا گیا ہے تو ہم والی سندھ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اچھوت نہیں، جن کی فریاد ان کے گلے سے باہر نہیں آ سکتی۔ آج تک ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی جرات کسی نے نہیں کی، اور سندھ کی سلطنت کو میں ایسی سلطنت نہیں سمجھتا جو ایران کی زرہیں اور روما کے خد کاٹنے والی شمشیروں کی ضرب برداشت کر سکے۔ وہ قوم جو روئے زمین کے ہر مظلوم کی داد رسی اپنا فرض سمجھتی ہے، اپنی بہو بیٹیوں کی بے عزتی پر خاموش نہیں بیٹھے گی۔ راجا نے وزیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سنو، ایک قیدی ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ وزیر نے جواب دیا، مہاراج، یہ عرب بہت باتونی ہیں، ایران اور روم کی فتح نے انہیں مغرور بنا دیا ہے، لیکن انہیں سندھ کے شیروں سے واسطہ نہیں پڑا۔ زبیر نے جواب دیا، ہم نے دیبل میں شیروں کی شجاعت نہیں دیکھی، لومڑیوں کی مکاری دیکھی ہے۔ زبیر کے ان الفاظ کے بعد تمام درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اودے سنگھ موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، مہاراج، چند دن قید میں رہ کر یہ نوجوان اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جس سپاہی کی تلوار کند ہو اس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے۔ زبیر غصے کی حالت میں اودے سنگھ کی دوستانہ مداخلت کا مطلب نہ سمجھ سکا اور بولا، مجھ پر پیچھے سے وار کیا گیا ہے، ورنہ میری تلوار کے متعلق تمہاری یہ رائے نہ ہوتی۔ پرتاپ رائے نے اٹھ کر کہا، مہاراج، یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم نے اسے لڑ کر گرفتار کیا تھا۔ زبیر نے غصے اور حقارت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بزدل آدمی انسانیت کا ذلیل ترین نمونہ ہو، میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہارے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار ظاہر ہیں۔ لومڑی شیر کو پنجرے میں بھی دیکھ کر بدہوا سے میرا صرف ایک ہاتھ کھول دو اور مجھے میری تلوار دے دو، پھر ان سب کو میرے اور تمہارے دعوے کی صداقت معلوم ہو جائے گی۔ پرتاپ رائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حاضرین دربار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ برہمن آباد کا گورنر زبیر کی آمد کو تائید غیبی سمجھ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دربار کا سکوت توڑا اور کہا، مہاراج، یہ کھچتری دھرم کی توہین ہے کہ ایک معمولی عرب بھرے دربار میں سردار پرتاپ رائے کو بزدلی کا تانا دے۔ آپ سردار پرتاپ رائے کو اجازت دیں کہ وہ اس کا دعویٰ جھوٹا ثابت کر دکھائیں۔ اودے سنگھ کو پرتاپ رائے سے کم نفرت نہ تھی، لیکن وہ جے رام کو راجا کے عتاب سے بچانا زیادہ ضروری خیال کرتا تھا، اور اسے بچانے کی اس کے ذہن میں یہی صورت تھی کہ جے رام زبیر کا مقابلہ کر کے راجا کے شکوک رفع کر دے کہ وہ عربوں کا دوست ہے۔ اس نے اٹھ کر کہا، مہاراج، برہمن آباد کے حاکم کا خیال درست نہیں۔ سردار پرتاپ رائے کا رتبہ ایسا نہیں کہ وہ ایک معمولی عرب سے مقابلہ کریں، یہ ان کی توہین ہے۔ اس نوجوان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں نوجوان موجود ہیں، اگر مہاراج کو ناگوار نہ ہو تو آپ جے رام کو موقع دیں کہ وہ عربوں کا دوست نہیں۔ راجا نے جواب دیا، تم کئی بار جے رام کی سفارش کر چکے ہو، لیکن اس کی باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ عربوں سے بہت زیادہ مرعوب ہے۔ کیوں جے رام، تم اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو؟ جے رام نے ملتجیانہ انداز میں کہا، مہاراج، میں آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتا ہوں، لیکن زبیر میرا مہمان ہے اور میں اس پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ دربار میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اودے سنگھ نے دل برداشتہ ہو کر جے رام کی طرف دیکھا۔ راجا نے چلا کر کہا، اس گدھے کو میرے سامنے سے لے جاؤ، اس کا منہ کالا کر کے پنجرے میں بند کر دو اور شہر کی گلیوں میں پھراؤ، کل اسے مست ہاتھی کے سامنے ڈالا جائے گا۔ اودے سنگھ، تم نے اس عرب کے سامنے ہمیں شرمسار کیا، اور پرتاپ رائے، تم چپ کیوں بیٹھے ہو؟ تم دیبل میں اسے نہیں دکھا چکے ہو، اب تمہاری تلوار نیام سے باہر کیوں نہیں آتی؟ نوجوان بھیم سنگھ نے اٹھ کر تلوار بے نیام کی اور کہا، مہاراج، مجھے اجازت دیجیے۔ بھیم سنگھ کی دیکھا دیکھی تمام درباریوں نے تلواریں کھینچ لیں۔ سب سے آخر میں پرتاپ رائے نے تلوار نکالی، لیکن اس کی نگاہیں راجا سے کہہ رہی تھیں، میرے حال پر رحم کرو۔ درباریوں کو راجا کے اشارے کا منتظر دیکھ کر زبیر نے اپنے ہونٹوں پر ایک حقارت امیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، بس اب جانے دیجیے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اپنے حریف کو پابے زنجیر دیکھ کر آپ کے درباری بزدل کہلانا پسند نہیں کرتے، لیکن قدرت لومڑیوں کے سامنے شیروں کو ہمیشہ باندھ کر پیش نہیں کرتی۔ بھیم سنگھ نے کہا، مہاراج، اس کی بیڑیاں کھلوا دیجیے، میں اسے ابھی بتا دوں گا کہ شیر کون ہے اور لومڑی کون ہے۔ راجا کے اشارے پر سپاہیوں نے زبیر کی بیڑیاں اتار دیں اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی گئی، لیکن وزیر نے کہا، مہاراج، آپ کے دربار میں مقابلہ ٹھیک نہیں۔ راجا نے جواب دیا، ٹھیک کیوں نہیں؟
इसी दरबार में हमारे सिपाहियों को बुज़दिली का ताना दिया गया और हम ये चाहते हैं कि यहीं इसका इंतकाम लिया जाए। महाराज, इंतकाम इस नौजवान को लड़ने का मौका दिए बगैर भी लिया जा सकता है। राजा ने जवाब दिया, नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि अरब तलवार किस तरह चलाते हैं। भीम सिंह कुर्सियों के दरमियान खुली जगह में आ खड़ा हुआ और उसने तलवार के इशारे से जुबैर को सामने आने की दावत दी। जुबैर ने राजा की तरफ देखा और कहा, इस नौजवान के साथ मुझे कोई दुश्मनी नहीं, मेरा मुजरम प्रताप राय है, आप इसे कुर्बानी का बकरा क्यों बनाते हैं। भीम सिंह ने कहा, बुज़दिल, तुम सिर्फ बातें करना जानते हो, अगर हिम्मत है तो सामने आ, अगर तुम दूसरे का बोझ उठाने पर बजीद हो तो तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए जुबैर आगे बढ़कर भीम सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। राजा के हुक्म से सिपाही तख्त और कुर्सियों के आगे निस्फ दायरे में खड़े हो गए। औधे सिंह ने उठकर कहा, बेटा, ओछा वार न करना, तुम एक खतरनाक दुश्मन के सामने खड़े हो, पिताजी आप फिक्र न करें। यह कहते हुए भीम सिंह ने यके बाद दीगरे 3-4 वार कर दिए। जुबैर इस हमले की गैर मुतवक्की शिद्दत से 2-3 कदम पीछे हट गया। नारा बुलंद किया गया। जुबैर कुछ देर भीम सिंह के वार रोकने पर इक्तफा करता रहा। थोड़ी देर बाद तमाशे ये महसूस करने लगे कि हमला करने वाले हाथ से हमला रोकने वाला हाथ कहीं ज़्यादा फुर्तीला है। औधे सिंह फिर चिल्लाया, बेटा, जोश में ना हो, तलवार का ठंडा खिलाड़ी हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन जुबैर के चेहरे की पुरसकून मुस्कुराहट ने भीम सिंह को और ज़्यादा सीख पा कर दिया और वो अंधाधुंध वार करने लगा। उसे आपे से बाहर देखकर जुबैर ने यके बाद दीगरे चंद वार किए और भीम सिंह को जरहाना हमलों से मदाफत पर मजबूर कर दिया। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि भीम सिंह की तलवार बर वक्त मदाफत के लिए न उठ सकी, लेकिन जुबैर की तलवार उसे घायल करने की बजाय उसके जिस्म के किसी हिस्से को छूने के बाद वापस चली गई। दरबारी अब यह महसूस कर रहे थे कि वो जानबूझकर भीम सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है। भीम सिंह को खुद भी उसकी बर्तरी का एहसास हो चुका था, लेकिन वो शिकस्त पर मौत को तरजीह देने के लिए तैयार था। प्रताप राय भीम सिंह के बाप से पुरानी रंशों के बावजूद इंतहाई खलूस से भीम सिंह की फतह की दुआएं कर रहा था, लेकिन भीम सिंह के बाजू ढीले पड़ चुके थे। राजा और अहले दरबार के चेहरों पर मायूसी छा रही थी। औधे सिंह ने कहा, महाराज, भीम सिंह अपनी जान दे देगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा, आप इसकी जान बचा सकते हैं। बड़ी रानी ने औधे सिंह की सिफारिश की, लेकिन छोटी रानी ने कहा, महाराज, सिपाहियों को भीम सिंह की मदद का हुक्म देना इंसाफ नहीं। अपने बेटे के लिए औधे सिंह के बेटे ने जोश मारा है, लेकिन जब वो परदेसी 2 कदम पीछे हटा था, उस पर किसी को रहम न आया। अगर आप बचाना चाहते हैं तो दोनों की जान बचाइए। राजा तजब्जुब की हालत में कोई फैसला न कर सका। अचानक जुबैर पे दर पे चंद सख्त वार करने के बाद भीम सिंह को चारों तरफ से धकेल कर उसकी खाली कुर्सी के सामने ले आया। सिपाही जो नंगी तलवारें लिए कतार में खड़े थे, इधर उधर सिमट गए। भीम सिंह लड़खड़ाता हुआ पीठ के बल कुर्सी में गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जुबैर ने उसके सीने पर तलवार की नोक रखते हुए कहा, तुम अगर चंद साल और जिंदा रहो तो एक अच्छे खासे सिपाही बन सकते हो, लेकिन सरदास तुम्हारी जगह ये कुर्सी है। भीम सिंह के हाथ से तलवार छूट गई और वह गुस्से और नदामत की हालत में अपने होंठ काट रहा था।